हाँ तो दोस्तों, आज जो टॉपिक या जो क्लास है वह क्लास मौलिक अधिकार का ही पाठ सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार है उसकी चर्चा किया जाएगा, उसकी चर्चा किया जाएगा। तो ये जो अधिकार है, तो अधिकार अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत संविधान के द्वारा यानी संविधान नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है, की सुरक्षा कर सकता है। मतलब कोई भी हो, जो उसकी भाषा हो, जो उसकी बोली हो और जो उसका लिखने का लिपि हो और जो पहनावा ओढ़ावा जो भी सांस्कृतिक हो उसकी सुरक्षा कर सकता है। ये हमें संविधान ही अधिकार दिया है। इसके लिए कहा जाता है कि राज्य के कोई भी संस्थाओं में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उसे प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता है, उसे प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता है। यानी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 29 नागरिकों को अधिकार देता है कि वह अपना बोली, भाषा, लिपि और सांस्कृतिक की रक्षा कर सकता है, संस्कृति की रक्षा कर सकता है, ये सभी की रक्षा कर सकता है। हमें ये संविधान ही अधिकार दिया। और राज्य कोई भी संस्था में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं रह सकता है। मतलब राज्य को भी ये चेतावनी दिया गया कि कोई भी संस्था हो, यानी राज्य के द्वारा कोई भी संस्था चलाया जाता है तो वो उसकी बोली, भाषा और धर्म के आधार पर उसे रोक नहीं लगा सकता, उसे रोक नहीं लगा सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन का अधिकार दिया है, आंदोलन का अधिकार भी दिया गया है। यानी अपनी भाषा को बचाने के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आंदोलन का अधिकार दिया है, यानी आंदोलन भी कर सकते हैं। भाषा को बचाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। किसके द्वारा बोला गया? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि अपनी भाषा को बचाने के लिए नागरिक आंदोलन भी कर सकता है, नागरिक आंदोलन भी कर सकता है। तो यही था आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के अंतर्गत बस यही बोला गया, अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने के लिए वह अपना रक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय यहाँ तक भी कह दिया गया है कि वह अपना भाषा को बचाने के लिए वह आंदोलन भी कर सकता है। अगला आर्टिकल की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया उसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 29 सिर्फ रक्षा की चर्चा किया कि अपनी बोली, भाषा, जो भी संस्कृति की उसकी रक्षा कर सकता है। 30 में बोला गया है कि इस अनुच्छेद में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह सभी अल्पसंख्यक वर्गों की रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना करे और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अर्थात इसमें बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं,
अल्पसंख्यक नागरिक है वह अपना रुचि के आधार पर अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान अपना चला सकते हैं और चलाने के लिए वहाँ की प्रशासनिक कार्य का देख रेख वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये अधिकार किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों का मतलब हो गया कि जिसकी संख्या कम हो, जैसे अपना ईसाई, मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो वैसी जिसकी जनसंख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक के अंतर्गत। अब अगला जो है ये इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बोला गया है कि कोई भी अपने संस्थान खोल सकता है, अपना संस्था चला सकता है, शिक्षा से संबंधित अपनी संस्था चला सकता है और उसका प्रशासनिक कार्य जो है वह खुद से कर सकता है, प्रशासनिक कार्य जो है वह अपना खुद से कर सकता है। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या बोला गया इसके बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 31 जो था यही अनुच्छेद को निरस्त किया गया, मतलब समाप्त किया गया। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे समाप्त कर दिया गया, जिसे समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था, यानी संपत्ति का पहले मूल अधिकार के अंतर्गत था, मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मूल अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल संविधान से हटा के, यानी मूल संविधान से हटा के इसे क्या बना दिया गया? तो कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 1978 में जब किया गया उसी के तहत कानूनी अधिकार। और जब कानूनी अधिकार हुआ तो पहले ये आर्टिकल कितना में था? 31 में। अब ये जो आर्टिकल है वह 300 में भेज दिया, 300 का ए, आर्टिकल 300 का ए में इसे भेज दिया गया, जो भाग 12 में, भाग 12 में इसकी चर्चा किया गया, भाग 12 में इसकी चर्चा किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 41 यानी 31 को निरस्त भी किया गया, निरस्त भी कर दिया गया। तो यही था हमारी सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार, इतना का ही चर्चा किया गया था। अब आगे देखते हैं फिर। यानी 29 में बोला गया अपना बोली भाषा और लिपि का सुरक्षा कर सकते हैं, और 30 में बोला गया अपनी संस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को या अपनी संस्कृति को बनाए हुए रखने के लिए वह अपना निजी संस्था चला सकते हैं और उसका प्रशासनिक कार्य खुद से वह देखभाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी चर्चा किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किया गया। किसमें चर्चा किया गया है? तो चर्चा किया गया है, अब आगे देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 32 का अध्ययन करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, अब जितना भी हमें अधिकार दिया गया था, अनुच्छेद 32, आप समझते हैं अनुच्छेद 32 क्या? अनुच्छेद 32 जो है वह संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके बिना जितना भी नागरिकों का अधिकार दिया गया है वो सभी बेकार है। कैसे कह सकते हैं बेकार है? मान लिया जाए हमें अधिकार दिया गया, आर्टिकल 19 हमें दिया गया बोलने का अधिकार, या हमें अनुच्छेद 21 के तहत बोला गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है, वहां पे तो हमें अधिकार दिया गया और अधिकार से छीन लिया गया, अधिकार हमसे छीना गया, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी अधिकार तो हमको मिला है, लेकिन अधिकार को छीना जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर उसकी रक्षा के लिए, यानी क्या बोला गया? मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो हमें अधिकार दिया गया है। सोचिए, पहले हमें मूल अधिकार दिया गया है और मूल अधिकार हमसे अगर जो छीना जाता है तो उसकी रक्षा के लिए फिर से अधिकार दिया गया, और वो अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में चर्चा किया गया। वो आर्टिकल 32 में चर्चा किया गया। क्या बोला गया? इसके अंतर्गत बोला गया है नागरिकों को यह गारंटी दिया गया है, इस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को यह गारंटी दिया गया है कि अगर कोई आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसे पुनः करने के लिए जो हमें अधिकार मिला है उसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब इसमें और क्या कहा? ये फिर हमें अधिकार दे दिया कि अगर जो आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो एक और मौलिक अधिकार देते हैं, जिसके तहत अपना मौलिक अधिकार को पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। बोला गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया कि अगर आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अगर आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वहां से वो रिट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? रिट। वो आदेश वहां से जारी करते हैं, वहां से आदेश जारी करते हैं कि मान लिया जाए हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो हम उच्चतम न्यायालय गए, तो उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी भी करने का अधिकार है, यानी उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है।
रिट क्या होता है अभी समझाया जाएगा। और उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है, यह अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिट जारी कर सकता है, वह रिट जारी कर सकता है कि यदि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किसके तहत? 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किसके तहत? 226 के तहत, 226 के तहत। अब रिट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो बोला गया यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाइएगा और वो रिट जारी करेंगे, वो आदेश जारी करेंगे। क्या करेंगे? वो आदेश जारी करेंगे। और ये आदेश 5 प्रकार का होता है। जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है वह रिट 5 प्रकार, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब समझते हैं कौन कौन सा रिट होता है, इसके बारे में समझते हैं, यानी रिट की चर्चा करते हैं। रिट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बोला गया यह रिट 5 प्रकार का है। पहला रिट जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रिट जो है उसे कहा जाता है परमादेश। क्या बोला गया? परमादेश। तीसरा जो है उसे बोला गया है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा रिट जो है उसको बोला गया है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा जो रिट है, पांचवा रिट की चर्चा किया गया। तो अभी तक 4 रिट देखें। पांचवा रिट जो है वह अधिकार पृच्छ, अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। बोला गया रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। रिट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। और जब रिट 5 प्रकार के है तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार पृच्छ, अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 32 हमें अधिकार देता है कि हमारी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो हमें वहां से रिट जारी किया जाएगा। हमें क्या किया जाएगा? रिट जारी किया जाएगा। और रिट जब जारी किया जाएगा, जिसके तहत रिट मतलब हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसके द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आदेश जारी किया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हुआ। ये जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी यानी ये ज्यादातर प्रशासन के लिए ही रिट जारी किया जाता है। किसके लिए? प्रशासन के लिए। इसके अलावा कोई खास व्यक्ति के लिए भी रिट जारी कर सकता है, कोई खास व्यक्ति के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब इसमें क्या कहा जाता है? बंदी, बंदी का मतलब हो गया कैदी। बंदी का मतलब क्या हो गया? कैदी, या फिर बोले जाते हैं जिससे अपना कब्जा में कर लिए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष करें, न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष करें।
और ये रिट जो होता है वह प्रशासन और खास व्यक्ति हो दोनों के लिए जारी हो सकता है। जैसे कि प्रशासन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद प्रशासन को यानी नागरिकों को यह अधिकार दिया कि 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय प्रस्तुत करे, और यदि 24 घंटा के अंदर न्यायालय प्रस्तुत नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार से या कोई भी व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाकर अर्जी डाल सकते हैं। और रिट जब जारी किया जाएगा तो प्रशासन उसे गिरफ्तार किया और यदि न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया तो न्यायालय उसे तुरंत यानी उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देगा कि तुरंत 24 घंटा के अंदर मतलब हम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। व्यक्ति पर यानी व्यक्ति के ऊपर भी जारी कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर मतलब किसी व्यक्ति को अपने बस में रखे या कोई भी वैसा काम में लगा दिया गया है जो परिवार को मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति के परिवार में मालूम नहीं है और उस व्यक्ति को उस हमें या उस जगह पे भेज दिया गया जिसमें परिवार को कोई विभिन्न प्रकार के टेंशन झेलना पड़ रहा है, तो उस समय फिर किसी खास व्यक्ति के लिए भी रिट जारी किया जा सकता है। रिट जारी किया जा सकता है। तो ये बोला गया है सार्वजनिक रूप से भी रिट जारी कर सकता है, यानी कोई भी आधिकारिक लिए भी जारी कर सकता है और कोई खास व्यक्ति के लिए भी यह रिट जारी करता है। अधिहिरासत कानूनी सहमत हो, मतलब अगर जो हिरासत में लिया गया और कानूनी तरीका से लिया गया है तो न्यायालय जो है उसे रिट जारी नहीं करेगा, रिट जारी नहीं करेगा। ये हो गया क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसको क्या बोला गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस कहीं इंग्लिश से पूछा जाता है इसलिए इसकी चर्चा कर दिया। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करें, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण देखें। अब अगला जो है वह परमादेश है। अगला कौन सा है, परमादेश। परमा आदेश में क्या बोला गया है, ये जो न्यायालय है इसमें भी रिट जारी यानी ये रिट जारी किया जाता है परमादेश। इसमें न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, हम आदेश देते हैं कि। परमा आदेश सबसे बड़ा आदेश हुआ कि हम आदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो तुरंत एकदम प्रस्तुत किया जाए, या कोई भी कार्य किया गया है उस कार्य को तुरंत आदेश देते हैं कि कार्य को यहीं पे रोका जाए। कोई घटना घटा है उस घटना के लिए यानी न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसी को परमा आदेश। जैसे बोला जाता है मेडियमस। और यह रीट जो होता है न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक व्यक्ति के लिए यानी सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है ताकि उससे पूरी तरह से यानी उनसे उनके कार्य को उसे नकारने के संबंध पूछा जाए। परमा आदेश का मतलब हुआ कि कोई कार्य बोला गया करने के लिए अगर जो कार्य वो नहीं करते तो वो आदेश जारी करते हैं कि हम आदेश देते हैं कि ये काम पूरा करो, ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, तो इसी को बोला गया परमा आदेश। परमा आदेश रीट जो है वह परमा आदेश रीट जो है वह खास व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता है, खास व्यक्तियों के लिए जारी किया।
इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ये रिट जारी नहीं किया जाता है। किसके किसके ऊपर जारी नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सभी के ऊपर ये आदेश जारी नहीं किया जाएगा, ये आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है प्रतिषेध। क्या है? अब प्रतिषेध का मतलब अर्थ क्या होता है? रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ? रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ? रोकना। अर्थात कोई भी मामला अगर जो निचली न्यायालय में चल रही है और उच्च न्यायालय के द्वारा यह रिट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि जो मामला चल रहा है उस मामला फैसला को रोका जाए, उस फैसले को रोका जाए। तो फैसला को रोकने के लिए मतलब उसकी सबूत अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया है, उस पर उच्च न्यायालय की निगरानी से होना चाहिए या उच्चतम न्यायालय की होना चाहिए। तो अधीनस्थ जो भी न्यायालय, उच्च न्यायालय तो किसके लिए जारी करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी न्यायालय है अधिक, और उच्चतम न्यायालय तो उच्च न्यायालय के लिए जारी कर सकता है। उससे और नीचे जो भी अधीनस्थ न्यायालय जो भी होगा उसके लिए ये जारी किया जाता है। और कोई भी फैसला चल रहा है उस फैसले को रोकने के लिए ये अधिकार जारी किया जाता है, जिसे प्रोहिबिशंस के नाम से जाना जाता है। प्रोहिबिशन यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। प्रोहिबिशंस के अधिकार के लिए जारी किया। अगला उत्प्रेषण। अगला क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत बोला गया कि प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना। जब निचली न्यायालय के द्वारा कोई भी फैसला जारी किया जाता है तो यदि उच्च न्यायालय उसे अपनी संज्ञान में लेते हैं, उच्च न्यायालय अपनी संज्ञान में उसे लेते हैं, तो यदि फैसला उसे अगर गलत लगता है तो उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। तो रद्द जो किया जाता है उसी को बोला गया उत्प्रेषण। मतलब जिस रिट से जारी किया जाता है, जिस रिट से उस फैसला को रद्द किया जाता है उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण कहा जाता है। ये प्रतिषेध के तरह भी ये प्रशासनिक और वित्तीय निकाय या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। ये उच्च न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगला है अधिकार पृच्छ। अगला क्या है? अधिकार पृच्छ। तो अधिकार पृच्छ में क्या बोला गया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यालय में अपने अधिकार से अधिक काम के लिए जारी किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को सरकार अधिकार पद पर रखा गया है और उससे एक काम करने का एक दायरा दिया जाता है कि तुमको इतना ही काम करना है। लेकिन यदि वह अपने अधिकार से अधिक काम करता है, अपना अधिकार से
अधिक काम करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर यह रिट जारी किया जाता है, यह रिट जारी किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। मतलब अपने अधिकार से अधिक पावर का प्रयोग करना, अपने अधिकार से अधिक ना जो उसके निगरानी में ना भी हो उस पर उसे वो अपना मन से कार्य करना। यह किसी निजी कार्यालय या मंत्रालय कार्यालय के लिए जारी किया जाता है। मंत्रालय कार्यालय के लिए, निजी कार्यालय हो या मंत्रालय कार्यालय हो, उसके लिए जारी किया जाता है। यह आम नागरिक भी इसका आम नागरिक भी इसका मांग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखें, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये सभी दिया गया। यानी परमादेश पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी मतलब कैदी, अपना बंदी नहीं, बंदी यानी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब कैदी को आप शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए। परमा आदेश यानी कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि हम आदेश देते कि इससे ज़्यादा कार्य अब नहीं करना। प्रतिषेध का मतलब होता है फैसला लेने वाला है उसको रोकने के लिए, कोई भी फैसला लेने वाला है उसको रोकने के लिए। ये फैसला ले चुका है तो उसे रद्द करने के लिए, और ये अधिकार जो है वह अधिकार पृच्छ, मतलब अपना अधिकार से ज़्यादा अधिकार का प्रयोग करना अधिकार पृच्छ कहा जाता है। प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ, यह उत्प्रेषण मतलब क्या हुआ समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो फैसला कर चुका है कि आगे, मान लेते ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति फैसला कर चुका है कि आगे कोई खाड़ी है, कोई नाला है, उसमें हमको कूदना ही है, तो ए जो है, ए यानी न्यायालय अब उसके ऊपर अगर कूदने वाला है और पता चल गया तो उस पर रोक लगाएगा, तो जब रोक लगाएगा तो उसके लिए रिट जारी करेगा, और वो रिट क्या होगा, प्रतिषेध। और अब यहाँ पे वो व्यक्ति वहां से कूद चुका है, व्यक्ति अगर जो नाला में कूद चुका है, तो जब नाले में कूद चुका है, तो जब कूद गया है तो फिर उसके लिए अब जो रिट जारी करेगा उसे उत्प्रेषण, इसको न्यायालय के रूप में देखते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कहता है कि कोई फैसला अगर जो कर रहे हो तो फैसला को रोकना है। यानी व्यक्ति को लगता है कि हमारा फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है, कारण कि ये न्यायालय लग रहा है ऐसा कि किसी भी प्रकार से हमारे पक्ष में नहीं है, कि विभिन्न प्रकार के कोई अलग प्रकार से इसमें बहस चल रही, मतलब किसी अन्य प्रकार से, यानी विपक्ष वाला जो व्यक्ति है उस यानी ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति का पर्सनली कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदारी हो, तो फिर जो व्यक्ति को लगे कि उसका रिश्तेदारी है, अच्छा उससे जम रहा है, तो फिर तुरंत लगेगा कि वो ये न्यायालय से हमारा उपाय नहीं है, तुरंत वह कहाँ चल जाएगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और वहाँ जाके फिर बोला जाएगा कि अपना जो भी है हुजूर ये जो कार्य है मतलब हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है, कारण कि वहाँ का जो जज हैं वो उन्हीं से मिले हुए हैं, जिसके कारण से अब उच्च न्यायालय उस पर एक्शन लेगा और तुरंत कहेगा रुको फैसला अभी नहीं करना, अभी फैसला नहीं करना है, अब वो फैसला मेरे अंडर आ गया, अब वो फैसला जो हुआ मेरे अंडर आ गया। तो जो रिट जारी किया, मतलब उच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय जो रिट जारी किया उसे बोला गया प्रतिषेध। क्या बोला गया, प्रतिषेध। अब यानी अधीनस्थ न्यायालय जो है वह फैसला जारी कर दिया, तो जब फैसला कर दिया है और उसके बाद जब संज्ञान लिया उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, मतलब फैसला जारी करने के बाद वह व्यक्ति गया कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है,
तो जब मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय गया, तो अब उसके ऊपर जब देखा जाएगा कि सही में हनन हुआ है तो उत्प्रेषण मतलब रिट जारी किया जाएगा उस न्यायालय के विरुद्ध, और बोले का जो अधिकार नहीं, मतलब आपके जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार में के अंतर्गत जो फैसला दिया वह फैसला गलत है, उसे रद्द किया जाता है, उसे रद्द किया जाता है। अब अधिकार पृष्ठ क्या है? अधिकार पृष्ठ तो हम देख ही लिए कि अपने अधिकार से, अपने दायरे से अधिक काम करना, अपने दायरे से अधिक काम करना, अधिकार पृष्ठ। तो इस प्रकार से हमने देखे कौन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसलिए इस आर्टिकल को जो है वह संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें मूल अधिकार में भी मूल अधिकार देते हैं, मूल अधिकार में भी हमें अधिकार देते हैं, नागरिकों को मूल अधिकार में भी अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 की चर्चा की। अब आगे जो चर्चा करेंगे वो होगा अब आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सशस्त्र बल और मूल अधिकार। 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 अब क्या है समझते? सशस्त्र बल के मतलब तो समझ गए कि सेना का चर्चा किया जाएगा, और मूल अधिकार, अब दोनों के बीच टकराव होगा कि सेना में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए क्या अधिकार होता है, उसका मूल अधिकार क्या होता है, कैसा अधिकार दिया जाता है उसके पास, उसकी चर्चा भी। छेद 33 के अंतर्गत अब अगला कौन से पढ़ने जा रहे हैं? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी एवं अन्य मूल अधिकार, अन्य मूल अधिकार के ऊपर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ आर्टिकल 33 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह सेना में हो, चाहे वह अर्धसैनिक बल हो या पुलिस हो या कोई खुफिया एजेंसी में काम करता हो, तो उसके ऊपर मूल जो आम नागरिक को जो मूल अधिकार दिया है, उस अधिकार यानी मूल अधिकार आम नागरिक की तरह अधिकार उसे नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा, युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि समुचित कार्य करने के लिए, सही तरीके से कार्य करने के लिए उनके बीच अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो फिर आम नागरिक यानी सेना बल भी बोलेगा कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, मेरा मौलिक अधिकार है कि हम जो इच्छा होगा वो करेंगे, तो उसके मौलिक अधिकार नहीं होता है। वहाँ जो अधिकार होता है उसके लिए एक अलग अधिकार दिया जाता है और उसके लिए एक अलग कोर्ट होता है
जिसे मार्शल कोर्ट कहा जाता है, जिसे मार्शल कोर्ट कहा जाता है। इस अधिकार के अंतर्गत बोला गया कि जब किसी को दंडित किया जाता है या कोई सेना को लगता है कि हमारे ऊपर विरुद्ध कोई दिक्कत आ रही है, हमें सताया जा रहा है, तो फिर वह मार्शल कोर्ट जा सकते हैं। मार्शल का कहने का मतलब हुआ सेना के लिए कोर्ट, सेना के लिए कोर्ट। तो मार्शल कोर्ट ये किसके निगरानी में होता है? तो ये भी राष्ट्रपति के निगरानी में होता है। मार्शल कोर्ट किसके निगरानी में? राष्ट्रपति के। तो बस यही था अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बोला गया है सशस्त्र बल कोई भी हो, पुलिस हो, इसके अलावा खुफिया विभाग में कार्य करता हो, तो उसका मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जाता है, उसे मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। अब अगला जो चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा है, भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा है, तो वहां मूल यानी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कोई भी लॉ हो, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। तो मार्शल लॉ का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार से सेना के द्वारा, यानी सेना में कोई दिक्कत आया या फिर वहाँ के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, यानी सरकारी व्यक्ति अगर जो हड़ताल पर है, तो उसके लिए जो लॉ लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? मार्शल लॉ। ऐसा क्यों? ताकि सरकारी कर्मचारी जो है या व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से करे, अपना कार्य सही ढंग से करे। तो से आर्टिकल 34 था, इसमें मार्शल लॉ की चर्चा किया गया, मार्शल लॉ की चर्चा किया गया कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ रहेगा तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और 20 और 21 को छोड़ के। अब अगला जो आता है, अगला जो आ रहा है वह अनुच्छेद 35 और मौलिक अधिकार का सबसे अंतिमा अधिकार अनुच्छेद है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार आज समाप्त हो जाएगा। अब अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया जो समझते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुच्छेद 32, 16, 33, 34 को सही ढंग से जारी रखने के लिए, सही ढंग से कार्य कराने के लिए, यानी ये कानून पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब अगर जो मार्शल लॉ लगा है कहीं, सरकारी व्यक्ति कार्य करने में करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे उसके मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, और उसमें अनुच्छेद 16, 32, 33, 34, 17, 33, 23 ये सभी का पर लगाया जाता है। इसके कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल को भी दिया, संसद के अलावा राज्य भी इस पे कानून सकते। तो इस प्रकार से आज का क्लास में मौलिक अधिकार का क्लास समाप्त होता है। अब इसकी रिवीजन फिर से देखा जाएगा एक बार, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, और जो भी व्यक्ति अगर इस चैप्टर से, मतलब मौलिक अधिकार के चैप्टर से
देखना चाहते हैं कि हमने कितने पढ़ाई किए, कितना हमने सीखे हैं, तो उसके लिए टेस्ट देने के लिए यानी टेस्ट सीरीज रखा गया है। और वह टेस्ट सीरीज जो है वह टेलीग्राम पे दिया जाता है। और टेलीग्राम पे संस्था के नाम से ही एक ग्रुप चलता है, आसियाना स्टडी एकेडमी पटना। इस चैनल से, इस ग्रुप से जुड़कर उसके बाद अपने ग्रुप यानी टेस्ट में भाग ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को परख सकते हैं कि हमने कितने सीखे हैं। और उसमें जो भी क्वेश्चन आता है कहा यूपीएससी लेवल से, बीपीएससी लेवल से नीचे, तो बेटा ये जब वो सब है क्वेश्चन है तो यहाँ तक कि वह सटीक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके अलावा वह जो क्वेश्चन होगा वह अत्यंत एक क्वेश्चन से यानी 3-4 क्वेश्चन उत्पन्न हो वैसी क्वेश्चन उसमें रखा जाता है। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन क्लियर रखते हैं तो निचले जो भी है बिहार इत्यादि का जो भी है यानी एग्जाम है उसको आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।